हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये तुम लोग का जो वीडियो है वो साइंस का चैप्टर 9 एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर इससे पहले तुम लोग को मैथ्स वीडियो मिल चुका है तो तुम लोग को शायद पता है कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को नोट डाउन करना है इन ऑर्डर टू फॉलो द ऑनलाइन क्लासेस। अगर नहीं मिला है और यही तुम लोग का फर्स्ट वीडियो है मेरे तरफ से, तो मैं कुछ पॉइंट्स अभी तुम लोग को बोल दे रही हूँ जो तुम लोगों को फॉलो करना है। तो क्योंकि हम लोग को घर में रहना पड़ रहा है, हम लोग स्कूल नहीं आ सकते, इसीलिए पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा रुक सा गया है, पर सिलेबस तो ख़त्म करना है। तो इसके वजह से ये क्लासेस दिया जा रहा है तुम लोगों को। तो पहला जो है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन स्क्रीन के द्वारा टीचिंग कर रहे हैं, तो इसके वजह से शायद जो डाउट्स है वो तुम लोग प्रॉपरली क्लियर ना हो। तो अगर जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी कहीं पे तुम लोग का डाउट्स हो रहा है तो वो जगह पे तुम लोग अंडरलाइन कर लो। जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग एक डाउट क्लियरिंग क्लास तुम ज़रूर देंगे। हम लोग क्लास में बैठ के जो डाउट्स है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस है तुम लोगों का, वो तुम लोग एक काम कर सकते हो, अपना स्कूल डायरी या फिर कोई भी कॉपी, रफ कॉपी में वो क्वेश्चंस लिख लो सब्जेक्ट वाइज। वो क्वेश्चन भी जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास में वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला है जो मैं बोल दे रही हूँ, ये जो चैप्टर है तुम लोग का चैप्टर 9 मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब ये चैप्टर 9 में पहला जो वीडियो है वो तो है एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं इस वीडियो में ये चैप्टर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। मैं एक दूसरा वीडियो भी दूंगी जो कि यही चैप्टर 9 का पार्ट 2 होगा। उसमें तुम लोग जैसे क्लास में क्वेश्चन आंसर्स मार्क करते हो, इस तरह से मैं क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा दूंगी। जिस तरह से मैं बोलूंगी बुक फॉलो करके तुम लोग बुक लेके उस तरह से क्वेश्चन आंसर्स बुक में मार्क कर लेना। एग्जैक्टली अगर कोई डाउट्स है तो तुम लोग को पता है क्या करना है, वो छोड़ देना है, क्लास में आके डाउट क्लियर करके फिर वी विल कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स मार्क करके तुम लोग जो करोगे डेट वाइज, मतलब जिस दिन तुम लोग को मैं क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा रही हूँ, जो वीडियो तुम लोग को जिस दिन मिले, जिस दिन अपलोड हो, या फिर जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी वो नोट्स तुम लोग को व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो जिस दिन तुम लोग को व्हाट्सएप में वो नोट मिलता है तो उस दिन वो डेट कॉपी में लिखना, उसके हिसाब से तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये गया कुछ बेसिक फंडा जो तुम लोग को फॉलो करना है फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। तो ओके, देर ना करते हुए चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तुम लोग निकालो पेज नंबर 109, 109, पेज 109, चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूवमेंट इन एनिमल्स। काफी बड़ा चैप्टर है तो बी टॉलरेबल, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंटली सुनो, ठीक है। तो देखो, मूवमेंट इन एनिमल्स मतलब तुम लोग को पता है कि हम लोग का अगल बगल में बहुत वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हम लोग देख पाते हैं। कुछ एनिमल्स को हम लोग आँख से देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। तो जिन एनिमल को हम लोग आँख से देख पाते हैं तो ऑब्वियसली वो एनिमल्स मूव करता है। व्हाट इज मूविंग? मूवमेंट, एक जगह से दूसरा जगह में जाना, इसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट। एनिमल्स मूव करता क्यों है, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जाने का जगह मतलब जरूरी क्यों होता है, एक ही जगह में रहता तो जरूरी क्यों है? पहला बात तो है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर द सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए। और तीसरा बात है फॉर सर्चिंग ऑफ पार्टनर। तो ये 3-4 रीजंस है जिसके वजह से एनिमल को एक जगह से दूसरा जगह मूव करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डायरेक्टली मूवमेंट इन एनिमल्स में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो जो एनिमल का पीछे का जो बैकबोन है वो मतलब वर्टिब्रल कॉलम वो नहीं होता है, वो एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवॉर्म, फिर कॉकरोच, ये सारा जो एनिमल्स है इसको हम लोग, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं दीज आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जिन एनिमल के एनिमल में बैकबोन प्रेजेंट है, मतलब पीछे का जो लंबा हड्डी होता है जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, जिस एनिमल में वो बैकबोन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेट। एग्जाम्पल कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, स्नेक्स, एवरीथिंग, दीज आर ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो मोस्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज और बोथ। तो जितना सारा वर्टिब्रेट एनिमल्स है उनका बॉडी के अंदर में एक हड्डियों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग इंटरनल स्केलेटन के हिसाब से भी जानते हैं। तो इंटरनल स्केलेटन क्या दो चीज से बना हुआ होता है, एक होता है बोन, हड्डी, और एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बोन, पर वो बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है।
अच्छा, नेक्स्ट द वे एनिमल मूव इज कॉल्ड देयर गेट। जो एनिमल मूव करता है, जो कोई भी एनिमल अगर मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट। तो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन अफेक्ट द गेट ऑफ एन एनिमल। तो एक एनिमल का मूवमेंट कैसा होगा, मतलब उसका गेट कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसका बैकबोन है या फिर नहीं है। अगर कोई एनिमल का बैकबोन नहीं है तो उसका मूवमेंट कुछ डिफरेंट होता है, अगर कुछ एनिमल्स का बैकबोन है तो उसका मूवमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी और तरीके से होता है। तो नेक्स्ट पहला जो मूवमेंट हम लोग जिसका पढ़ेंगे वो है अर्थवर्म का मूवमेंट। चलो देखते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म हैव नीदर एन इंटरनल स्केलेटन नॉर एनी लिम्स। तो अर्थवर्म का जो इंटरनल बॉडी है उसमें कोई स्केलेटन मतलब हड्डी या कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता है। तो और क्या नहीं होता है, लिम्स नहीं होता है, मतलब अर्थवर्म का कोई हाथ या पैर नहीं होता। अर्थवर्म मतलब जो केचुआ जिसको तुम लोग बोलते हो हिंदी में। तो नेक्स्ट देखो, ये दे कैन मूव बिकॉज दे हैव स्पेशल मसल्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीटी। तो अर्थवर्म में कोई हड्डी नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। रीजन क्या है, उनके पास एक स्पेशल मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा हेयरी स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं सीटी, SETAE, सिटी। तो ये जो है सिटी, और क्या होता है, अर्थवर्म का जो बॉडी है वो रिंग लाइक सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, मतलब रिंग 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 करके अर्थवर्म का जो बॉडी है वो डिवाइडेड होता है। तो ये रिंग वाला जो डिवीजन होता है, ईच डिवीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, और ये ईच सेगमेंट के अंदर सिटी प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा अर्थवर्म मूव करता है। अर्थवर्म का जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या होता है, अर्थवर्म किस तरह से मूव करता है, अगर ये लंबा अर्थवर्म इसको समझ रहे हो तो पहले क्या करता है, पीछे का जो हिस्सा है, जो जहाँ पे सिटी पूरा हिस्सा में है, तो वो जो हेयर लाइक हिस्सा है वो पूरा बॉडी में स्प्रेडेड है। क्या करता है, पीछे पहले चिपक जाता है ग्राउंड से, पीछे वाला हिस्सा ग्राउंड से चिपक जाता है, फिर सामने मूव करता है। नेक्स्ट स्टेज में सामने चिपक जाता है, फिर पीछे मूव करता है। तो इस तरह से जो क्रॉलिंग होता है ये होता है अर्थवर्म में। तो अर्थवर्म का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन स्नेल। अब तुम लोग को पता है स्नेल का जो बॉडी है अंदर में उसको कुछ हार्ड मसल्स और थिक लेग्स होता है, पर स्नेल का जो बाहर का हिस्सा होता है वो बहुत हार्डी एक हिस्सा होता है, जो हिस्सा बोन तो नहीं होता है पर वो हिस्सा को हम लोग जो हार्ड स्केलेटन होता है स्नेल के बाहर में उसको हम लोग बोलते हैं शेल, SHELL, शेल। तो एक स्नेल मूवमेंट बहुत स्लोली करता है, वो अपना थिक जो लेग है वो लेग के द्वारा मूवमेंट करता है। स्नेल के बॉडी में क्या क्या है, सर है, हेड है, टेंटाकल्स है जो कि लंबा लंबा टेंटाकल्स जो इस तरह से निकल के रहता है, जो इंसेक्ट में भी तुम लोग को दिखता है। तो टेंटाकल्स एंड लॉन्ग मस्कुलर फुट, उन लोग का जो मस्कुलर फुट है वो काफी लंबा और थिक होता है। स्नेल ग्लाइड अलोंग द रोड यूजिंग देयर फीट। स्नेल का जो मूवमेंट है वो ग्लाइड होता है, मतलब स्लीप जैसा जाता है, और जब स्नेल चलता है तो वो एक म्यूकस छोड़ता है अपने पीछे। तो वो म्यूकस के वजह से वो जो रास्ता होता है, मतलब जहां से वो मूव कर रहा है वो रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है, ताकि मूवमेंट वो लोग का और स्मूथ हो सके और कोई इंजुरी ना हो। तो ये गया मूवमेंट स्नेल का। स्नेल बोला जाता है कि वो लोग 1 सेकंड में सिर्फ 1 मिलीमीटर मूव करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्नेल बहुत स्लो चलता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा चीज है जो कि वॉक भी कर सकता है, मतलब चल भी सकता है, स्विम भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, मतलब तैर भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच के अंदर में भी कोई बोन्स नहीं होता है बट हैज अ एक्सटर्नल स्केलेटन। कॉकरोच का बाहर का एक एक्सटर्नल स्केलेटन होता है जिसको जो कॉकरोच का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। अ कॉकरोच हैज 6 जॉइंट लेग्स, मतलब 6 पैर है कॉकरोच का जो ज्वाइंट किया हुआ है, और बाकी जो 2 पैर है दोज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो कॉकरोच का टोटल 6 पैर है जो कि जॉइंट लेग्स है, और 1 पेयर मतलब 2 विंग्स है, ठीक है। वो लोग पैर के मदद से चलता है
और जो विंग्स है ऑब्वियसली उसके मदद से वो लोग फ्लाई कर सकता है, पर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस। एक कॉकरोच बर्ड जितना उतना मतलब उतना नहीं उड़ पाता है, उतना हाइट में भी नहीं उड़ पाता है, पर काफी शॉर्ट डिस्टेंस तक वो लोग मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन फिश। तो मछली का जो बॉडी है, पहला बात तो ये दिमाग में रखना, इतना दूर तक मतलब कॉकरोच तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, अर्थवर्म का मूवमेंट पढ़ा, स्नेल और कॉकरोच, ये तीनों इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब ये लोगों का कोई बैकबोन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूविंग करेंगे फिश में, जहां पे उनका वर्टिब्रेट है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, तो फिश को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स। फिश का जो बॉडी है काफी इंटरेस्टिंग सा शेप है, जो कि है उसका जो मिडिल वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होता है और सामने का और पीछे का हिस्सा वो नैरो हो जाता है। तो इस टाइप का जो शेप है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ओके, स्ट्रीमलाइन्ड शेप। ये शेप स्विम करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट है, मतलब क्योंकि फिश का वो प्रॉपर शेप होता है इसीलिए फिश इतना इजीली स्विम कर पाता है। ठीक है, the fish has an internal skeleton which is attached to strong muscles. The fins too have skeleton and muscular support. The fish swims by curving its body and tail muscles. तो अपना muscles को मूव करके, तुम्हारा tail muscles को मूव करके, तो fins मूव करके फिशेस स्विम करता है। और एक बात है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो फिश में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर में क्या करता है, वो लोग एयर को फिल इन करता है, मतलब एयर उसमें भर जाता है, फिर एयर कब फील कर रहा है और एयर को कब रिलीज कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग पानी के नीचे या फिर पानी के ऊपर जा सकता है। तो जो एयर सैक है, जो स्विम ब्लैडर है, उसमें कितना एयर है उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग पानी के ऊपर या पानी के नीचे इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट इन बर्ड्स। सो बर्ड्स का क्या स्पेशलिटी है, तुम लोग को पता ही है कि बर्ड्स उड़ पाता है। तो कुछ बर्ड जो है वो नहीं उड़ पाता है, जो कि चल पाता है या फिर दौड़ पाता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर, जो कि बहुत स्पीड से दौड़ तो पाता है पर उड़ नहीं पाता है, काफी भारी भी होता है एंड द लार्जेस्ट बर्ड। पर अगर तुम नॉर्मल मतलब इन जनरल बर्ड में देखो तो बर्ड्स उड़ पाता है। तो बर्ड्स में क्या ऐसा चीज है जो उसको उड़ने में हेल्प करता है? पहला बात तो है, बर्ड के अंदर में जो बोन्स है वो बोन्स हॉलो होता है स्ट्रक्चर में। हॉलो मीन्स खाली स्ट्रक्चर, नॉट अ सॉलिड थिक बोन बट अ हॉलो बोन, खाली जैसा। तो क्योंकि बोन्स हॉलो है तो इसके वजह से खाली है, इसके वजह से बोन्स का जो वेट है वो बहुत ही लाइट है। सो दे हैव लाइट वेटेड बोन्स। तो लाइट वेट बोन्स की वजह से क्या हो रहा है, वो लोग का बॉडी का वेट भी काफी कम हो जा रहा है। बर्ड का जो बॉडी है वो भी स्ट्रीमलाइन ही है कि सामने और पीछे का नैरो होता है और मिडिल वाला पोर्शन थोड़ा वाइड होता है, ये होता है। और नेक्स्ट जो है उसका विंग्स होता है एंड फेदर्स होता है। तो ये विंग्स, फेदर्स, हॉलो बोन, लाइट वेट स्ट्रक्चर, ये कुछ फीचर्स है बर्ड्स का जिसके वजह से बर्ड इजीली उड़ पाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि बर्ड का जो उड़ना होता है दैट इज ऑल्सो लाइक डिफरेंशिएटेड इनटू टू फॉर्म्स। पहला वाला इज फ्लैपिंग फ्लाइट। फ्लैपिंग मतलब जो विंग्स को अप एंड डाउन मूवमेंट किया जाता है, इस तरह से जो फ्लैप किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैपिंग मूवमेंट्स। जो तुम लोग जो छोटा चिड़िया है जैसे कि स्पैरो, कुछ भी जो छोटा टाइप का जो चिड़िया मतलब बर्ड्स होता है, उसमें तुम लोग नोटिस करोगे किस तरह से फ्लैप करता है अपना जो विंग्स है उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैपिंग फ्लाइट। और कुछ बर्ड्स अगर नोटिस करो जैसे कि ईगल, वल्चर, वो लोग देखना अपना जो विंग्स होता है इस तरह से स्प्रेड करके रखता है, ज्यादा फ्लैप नहीं करता है, एकदम ओकेशनली एक बार अप डाउन करता है, फिर इन जनरल वो लोग का वाइड स्प्रेड होता है जो विंग्स है। वो मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग एंड सोरिंग मूवमेंट। तो बर्ड का दो टाइप ऑफ मूवमेंट है, एक है फ्लैपिंग मूवमेंट, फ्लैपिंग फ्लाइट, और दूसरा है ग्लाइडिंग फ्लाइट। फ्लैपिंग फ्लाइट स्मॉल बर्ड्स में ऑब्जर्व किया जाता है और ग्लाइडिंग फ्लाइट लार्जर बर्ड्स जो कि ईगल या वल्चर है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्नेक के मूवमेंट में।
स्नेक तुम लोग शायद बोलोगे कि ऑलमोस्ट अर्थवर्म जैसा ही तो है, थोड़ा बड़ा है, पर फिर भी स्नेक इज अ मच मोर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्योंकि उसमें वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। स्नेक का एक बहुत लंबा वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होता है। स्नेक आर थिन एंड लॉन्ग एंड हैव स्केल्स ऑल ओवर देयर बॉडी। उसके बॉडी के ऊपर स्केल जैसे मछली में स्केल होता है उस तरह स्नेक के बॉडी में भी स्केल होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू देयर रिब, स्किन एंड बैकबोन। तो वो लोग का जो रिब्स है और बैकबोन है वहां पे स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड होता है। अनलाइक ह्यूमंस द रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द चेस्ट बोन। ह्यूमन में क्या होता है, जो रिबकेज का बोन है वो चेस्ट बोन के साथ अटैच्ड होता है, पर स्नेक्स में ये कोई देयर इज नो सच अटैचमेंट्स। सो द रिब्स आर फ्री एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो इसीलिए रिब्स जो होता है, जो रिब्स में जो बोन्स होता है वो फ्री मूव कर मतलब फ्री होता है, तो इसीलिए वो लोग मूवमेंट में हेल्प कर पाता है। ठीक है। स्नेक मूव्स बाय सिल्थरिंग और इन अ जिगजैग मैनर। तो देखो डिफरेंस क्या है अर्थवर्म और स्नेक में। अर्थवर्म जो है वो क्रॉल करता है, राइट, पर स्नेक जो है वो जिगजैग मैनर्स में चलता है। तो तुम लोग ये देख के इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर क्रॉलिंग कर रहा है तो देन दैट इज अ अर्थवर्म या फिर कुछ और वर्म्स है, और अगर जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहा है तो देयर इज अ हाई चांसेस दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ स्नेक। और एक चीज, स्नेक जो है रफ सरफेसेस में बेटर मूव करता है क्योंकि वो रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो दैट समहाउ हेल्प्स इन देयर मूवमेंट अनलाइक अदर क्रिएचर्स। तो नेक्स्ट, तो इतना दूर तक हम लोगों ने एनिमल्स का मतलब जो लोअर सेगमेंट ऑफ द एनिमल्स है उनका मूवमेंट्स हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मूवमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग। दिस इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा और अच्छा से ध्यान देना इसमें। तो मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटन सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। तो हम लोग का मतलब ह्यूमन में जो मूवमेंट है वो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों सिस्टम का कोऑर्डिनेशन में होता है। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या है, मतलब क्या क्या बोन्स और जॉइंट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग का मस्कुलर सिस्टम वो देखेंगे। तो पहला क्या है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। The system that consists of the bones and the cartilage are called the skeleton system. The bones in the human body are arranged in a framework that gives shape to our body. The framework is called the skeleton. Bones are the hard part of the skeleton and cartilage is the soft part of the skeleton. तो हम लोग का जो skeleton है वो एक proper shape देता है body का, मतलब इंसान का जो एक ह्यूमन का जो लंबा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, वो जो है वो स्केलेटन सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। स्केलेटन का जैसा शेप होता है हम लोग का बॉडी का शेप भी ऑलमोस्ट उस तरह से ही होता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो बोन्स। देयर आर बोन्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जहां पे भी मतलब कोई भी बॉडी पार्ट में बोन्स तो होता ही है। तो टोटल हम लोग का बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होता है। द मेन बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन इंक्लूड दोज फाउंड इन द स्कल, मतलब सर में, बैकबोन पीछे का हड्डी, रिब केज चेस्ट में, गर्डल्स जैसे कि शोल्डर, फिर हिप गर्डल मतलब कमर में, और द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स मतलब हाथ और पैर का बोन। तो कहाँ कहाँ का बोन है, स्कल का, चेस्ट, बैकबोन, हिप्स, शोल्डर एंड हैंड्स एंड लेग्स। ओके, तो स्कल में तो पहले हम लोग देखते हैं स्कल का क्या बोन स्ट्रक्चर है। स्कल में जो अपर पोर्शन ऑफ द स्कल है, मतलब ये वाला हिस्सा में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट है जो कि इमूवेबल बोन्स है, मतलब जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, दे आर फिक्स्ड। अगर जो नीचे का मतलब फेस का जो लोअर पार्ट है उसमें है 14 बोन्स प्रेजेंट है जो कि मूव कर पाता है, तो दीज आर द मूवेबल बोन्स। तो स्कल का जो अपर हिस्सा है उसमें 8 बोन्स है जो कि मूव नहीं कर पाता है, और स्कल का जो लोअर हिस्सा है उसमें टोटल 14 बोन्स है जो कि मूव कर पाता है। ऑब्वियसली लोअर जो मूव कर रहा है तो इसीलिए हम लोग बात कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कल का क्या
फंक्शन है। पहला, द स्कल एनक्लोजेस द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इंजरी। तो हम लोग का जो स्कल है वो हम लोग अंदर का जो ब्रेन है, द मेन पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करता है। द आई सॉकेट ऑफ द स्कल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द आईज। आंख में यहाँ पे जो स्केलेटन है ये हम लोग का आईज को प्रोटेक्ट करता है। द लोअर जॉ बोन एनेबल्स च्यूइंग फूड एंड टॉकिंग। तो जो लोअर बोन्स है, मतलब लोअर जॉ बोन्स है, वो च्यू करने में, मतलब खाना चबाने में और बात करने में हेल्प करता है। तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आई सॉकेट आईज को प्रोटेक्ट करता है, और जो लोअर जॉ है दैट हेल्प्स इन च्यूइंग ऑफ फूड एंड टॉकिंग। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बैकबोन। The backbone, also called spine, is attached to the base of the skull and runs along the back of the body. It is made up of 33 small bones called vertebrae. The backbone is curved when seen from the side. अगर साइड से देखो तो बैकबोन थोड़ा कर्व है, इसके वजह से ही हम लोग झुक पाते हैं। अगर स्ट्रेट होता तो हम लोग एकदम रिजिड हो जाते हैं। तो बैकबोन में दिखता तो लंबा है, पर दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। फंक्शन ऑफ द बैकबोन एक्ट्स एज द सेंट्रल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बैकबोन है इसीलिए हम लोग प्रॉपरली खड़ा हो पाते हैं। अलॉन्ग विद द हिप गार्डल इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अपराइट एंड प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो बैकबोन जो है वो हिप गार्डल, मतलब कमर का जो हड्डी है उसके साथ ज्वाइंट है, तो इसके हिसाब से हम लोग चल पाते हैं, बेंड हो पाते हैं, प्रॉपर मूवमेंट्स कर पाते हैं। मतलब शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बैकबोन का एक तो है 33 स्मॉल बोन्स के वजह से, और वो जो हिप के साथ ज्वाइंट है तो वो वी गेट द प्रॉपर सपोर्ट आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि बैकबोन में तो एक लंबा हड्डी हो सकता था, क्योंकि वी नीड अ लॉन्ग बोन लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो इतना सारा हड्डी का क्या होने का क्या जरूरत है, 33 स्मॉल बोन्स। देखो अगर एक लंबा हड्डी होता तो वो तो एक ही हड्डी होता, तुम लोग अगर झुकने जाते तो हड्डी टूट जाता, राइट। तो इसीलिए बैकबोन का फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बैकबोन में 33 स्मॉल बोन्स है, जिसके वजह से हम लोग प्रॉपर स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स, मतलब एक बार साइड में जाना, एक बार सामने झुकना, पीछे, किस तरह का भी जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ द 33 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द बैकबोन। नेक्स्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लेफ्ट आउट हो गया वो है जो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड को ये वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। तो तुम लोग हमेशा नोटिस करना जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे रिफ केज में। रिफ केज किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। तो रिब केज में होता क्या है, द रिब केज इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, मतलब यहाँ पे चेस्ट रीजन में ऑफ द बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन। 12 पेयर्स मतलब 24, इधर 12 इधर 12, 24 पेयर्स ऑफ बोन्स। द रिब आर जॉइंट टू द चेस्ट बोन, मतलब सामने का जो चेस्ट बोन होता है एक लंबा सा चेस्ट बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे का जो लंबा बोन है उसको हम लोग बोल रहे हैं बैकबोन। तो क्या होता है, ये स्टर्नम से ये बोन्स जाके बैकबोन के साथ ज्वाइंट हो रहा है। तो बेसिकली स्टर्नम से स्टार्ट होके बैकबोन तक ज्वाइंट हो रहा है एंड इट फॉर्म्स अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिब केज। रिब मतलब चेस्ट और केज मतलब बॉक्स। तो रिब केज में जो 12 पेयर्स ऑफ बोन है उसमें से जो लास्ट का एक पेयर छोड़ के द लास्ट 2 पेयर्स वो स्टर्नम के साथ ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो रिब केज में 12 पेयर्स है, 10 पेयर्स आर ज्वाइंट विद द स्टर्नम, बट लास्ट का जो 2 पेयर है वो चेस्ट बोन के साथ ज्वाइंट नहीं होता है। वो बोन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो फंक्शन ऑफ द रिब केज, इट प्रोटेक्ट्स लंग्स, हार्ट एंड मेजर ब्लड वेसल। जो मैंने बोला हार्ट एंड लंग्स एंड ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। इट एंकर्स द मसल दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो हम लोग सांस लेने में जो मसल्स हेल्प कर रहा है वो मसल को मतलब एक जगह में पकड़ने में हेल्प करता है रिब केज, ठीक है।
बोन्स ऑफ द लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर में जो बोन्स है, तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, फोर आर्म्स एंड हिंड आर्म्स, मतलब सामने का जो हाथ है उसको हम लोग बोलेंगे फोर आर्म्स, और पीछे का मतलब पैर नीचे का उसको हम लोग बोलेंगे हिंड लिम्स. ओके, द फोर लिम्स हैव 1 लॉन्ग अपर आर्म बोन, 2 lower arm bone, 8 wrist bone, 5 palm bones and 14 finger bones. The upper arm bones are connected to the collar bones and shoulder blades. The shoulder blades are attached to the backbone. तो हाथ का जो हड्डी है जो कि डिवाइडेड है कुछ कुछ हिस्सा में, एक लंबा बोन नहीं है. अगेन द रीजन इज फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी. तो वो जो हिस्सा है वो हाथ का जो पूरा बोनी स्ट्रक्चर है वो शोल्डर में ज्वाइन होता है, एंड शोल्डर फाइनली गेट्स ज्वाइंट विद द बैकबोन. तो हिंड लेग में भी सेम है. हिंड लेग हैव 1 लॉन्ग थाई बोन, 2 लोअर लेग बोन, 7 एंकल बोन, 5 bones of the foot and 14 bones making up the toes. The thigh bones are connected to the pelvic hip girdle, मतलब कमर में जो girdle है, बोनी स्ट्रक्चर है, उसमें अटैच्ड है. द नी कैप और द पेटेला इज फाउंड बिटवीन द थाई एंड द लेग बोन्स. द फीमर मतलब जो थाई का जो पैर का जो लंबा बोन है, दैट इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. The tibia, one of the bone in lower leg, is strong enough to support the body weight. तो सोचो पैर का हड्डी ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है, पूरा बॉडी वेट पैर का हड्डी ही उठाता है अपने ऊपर. फंक्शन ऑफ द लिम्स, हाथ और पैर का क्या काम है तो बेटर जानते हो तुम लोग, बहुत काम है. द फोरलिम्ब हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शन सच एज होल्डिंग, लिफ्टिंग, ग्रिपिंग, कोई चीज़ को पकड़ना, कोई चीज़ को मतलब होल्ड करना, कुछ हाथ किसी को उठाना, मतलब कोई भी चीज़, मतलब हाथ में हाथ का काम तो बहुत होता है ना. द हिंड लिम्स हेल्प टू बियर द वेट ऑफ द बॉडी. पैर का तो द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन इज जो पूरा बॉडी वेट है वो पैर उठाता है, और मूवमेंट में भी हेल्प करता है. पैर के द्वारा ही तो तुम लोग चल सकते हो. Several muscles are attached to the bones of the limbs which facilitates movement. तो जो मसल प्रेजेंट है, जो मैंने अभी एकदम शुरुआत में बोला था कि मूवमेंट के लिए 2 सिस्टम जरूरी होता है, एक है स्केलेटन सिस्टम, एक है मस्कुलर सिस्टम. पर अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो मसल्स अटैच्ड ही नहीं हो पाता. मसल्स जो होगा वो किसके साथ ज्वाइन करेगा? बोन्स के साथ ही. तो बोन्स एज द बोन्स आर प्रेजेंट तो ही मसल एंकर होता है, मतलब उसमें ज्वाइन कर सकता है, तो मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन आता है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जॉइंट्स, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितना टाइप का जॉइंट होता है और वो एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स. ओके, तो जॉइंट्स आर बेसिकली 3 टाइप्स. फर्स्ट, इमूवेबल जॉइंट, जो जॉइंट एकदम ही मूव नहीं करता है, मतलब जॉइंट तो है पर वो एकदम मूव नहीं करेगा. जैसे कि स्कल, अपर पोर्शन ऑफ द स्कल, यहाँ पे बोन्स मूव नहीं करता है ना, एकदम फिक्स्ड होता है, तो दैट इज इमूवेबल जॉइंट. नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि हल्का मूव कर पाता है. द बोन ऑफ सच जॉइंट हैव एन आउटर कवरिंग कॉल्ड कार्टिलेज अलाउइंग देम टू मूव स्लाइटली. बोन का जो बाहर का हिस्सा है उसमें पतला सा एक कार्टिलेज का लेयर होता है. दीज आर सीन व्हेन फ्लेक्सिबल सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ द बैकबोन, मतलब बैकबोन का जो बोन्स है वो स्लाइटली मूवेबल है, बहुत ज्यादा नहीं. तो बैकबोन का मूवमेंट जब बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग हमेशा तो झुकते नहीं है, देयर आर स्पेशल ओकेजन जो हम लोग को झुकना पड़ता है, तो तब बैकबोन्स एक्सेट्रा काम में लगता है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो 3 टाइप का जॉइंट हुआ. एक हुआ इमूवेबल जॉइंट, दूसरा हुआ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तीसरा हुआ फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट हुआ, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हुआ. नेक्स्ट वी विल गो टू द फ्रीली मूवेबल जॉइंट. फ्रीली मूवेबल जॉइंट मतलब जो बोन्स एकदम फ्रीली मूव कर पाता है. तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में कुछ और पार्ट्स है, ठीक है. तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर बेसिकली अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है. पहला वाला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर में होता है, जिसको हम लोग 360 डिग्री मूव कर पाते हैं. ओके, मतलब पूरा घुमा पाते हैं. इसको हम लोग बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर में और हिप में प्रेजेंट होता है. Next what we have is the pivot joint. Pivot joint क्या? The rounded structure of one bone fits into the ring formed by the other. The range of movement of this type is circular, up down, side to side. These joints are present between the bones of the skull and backbone. तो skull मतलब lower portion of the skull और backbone में ये pivot joint present होता है, जिसमें थोड़ा सा साइड वाइज मूवमेंट, अप डाउन मूवमेंट पॉसिबल है, पर ऑब्वियसली 360 डिग्री मूवमेंट नहीं. नेक्स्ट है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट मतलब जहां पे
2 bones are molded in each other along one side. एक साइड में पूरा जॉइंट होता है, दूसरा साइड में तुम थोड़ा मूव कर पाते हो, ठीक है। तो उस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि अप डाउन मूवमेंट प्रेजेंट है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया एल्बो, एक साइड में तुम लोग, जैसे दरवाजा को हम लोग एक साइड में खोल पाते हैं, दरवाजा का जॉइंट को यूजुअली हिंज बोला जाता है। तो कोई भी अगर तुम डोर ले लो तो उसको हम लोग एक ही दिशा में खोल पाते हैं, फिर बंद करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट वो भी हिस्सा में खुल जाता है। तो जस्ट लाइक दैट तुम्हारा अगर एल्बो कंसिडर करो तो तुम इसको अपर हिस्सा में फोल्ड कर सकते हो, पर लोअर हिस्सा में हम लोग नहीं फोल्ड कर सकते। तो जो ऑलमोस्ट 180 डिग्री पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे हिंज जॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो जॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें क्या होता है, इन सच जॉइंट्स 2 flattened bones are involved and one bone slips glide over the other during the movement. The range of movement of this type of joint is backward and forward. These joints are present in bones of wrists and ankle. तो यहाँ पे क्या होता है, जो है मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है इसमें बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, इस तरह से ग्लाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रेजेंट है तुम्हारे रिस्ट में और एंकल में, पैर का जो एंकल होता है वहां पे, जो फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज बोन्स एंड मसल वर्क टुगेदर। जो मैंने बोला कि 2 सिस्टम इज नेसेसरी, एक है स्केलेटन, एक है मस्कुलर, तो 2 सिस्टम नेसेसरी होता है। अब मस्कुलर सिस्टम में क्या है, मस्कुलर सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक है वॉलंटरी मसल जिसको तुम अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, और दूसरा है इनवॉलंटरी मसल जो अपने हिसाब से मूव नहीं होता, मतलब तुम अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते, उसको जब करना है तभी करेगा, जैसे कि हार्ट मसल्स, ब्रेन मसल्स, ये सारा मसल्स। अच्छा, और एक चीज जो तुम लोग 2 चीज नजर में रखोगे, एक जो होता है हड्डी और हड्डी को जो चीज ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलेंगे लिगामेंट, और मसल और बोन को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन्स। दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अच्छा, मसल्स बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो मैंने बोला वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स, वो तो गया अपने वर्क के हिसाब से डिफरेंशिएशन। और एक चीज होता है, एक मसल को फ्लेक्सर मसल बोला जाता है और एक मसल को एक्सटेंसर मसल्स बोला जाता है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स कैसे होता है, जैसे आर्म्स में बाइसेप फ्लेक्सर मसल्स होता है और ट्राइसेप एक्सटेंसर्स मसल होता है। लेग्स में भी मतलब मसल 2 टाइप से काम करता है, एक होता है तुम्हारा फ्लेक्सर जो खींचेगा और एक होता है एक्सटेंसर जो कि रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, ऑलमोस्ट बोन ही है पर बोन जैसा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे कि हम लोग का नाक के अंदर में देखना एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, एक ब्रिज होता है, या ये वाला, या फिर कान में ये वाला हिस्सा देखना नरम होता है, मतलब यू कैन फोल्ड इट बट दिस इज नॉट अ मसल और स्किन। तो ये जो नरम हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज, उसको ही हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या करता है, मूवमेंट को स्मूथ करता है। अगर 2 हड्डी मूवमेंट करने लगा तो वो काफ़ी, मतलब 2 चीज़ हार्ड है ना, तो वो मूवमेंट करेगा तो इंजरी हो सकता है। तो अगर जो हार्ड बोन है उसको अगर हम लोग कार्टिलेज से फोल्ड कर लेंगे तो वो चीज़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो मूवमेंट्स विल बी बेटर। नेक्स्ट इज बोन एंड एक्सरे। तो हम लोग बोन का स्ट्रक्चर किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं, एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। अगर हाथ पैर टूट जाए तो हम लोग एक्सरे करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब इस तरह से हम लोग बोन्स का स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर इज कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर दूंगी, मतलब बुक करके क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर दूंगी, उस हिसाब से हम लोग तुम लोग उस तरह से कॉपी में मार्क कर लेना। थैंक यू।